AC थ्रू कैपेसिटर। ये सोर्स है अल्टरनेटिंग, ये कैपेसिटर, और इसमें हमने देखना है रिलेशन दो चीज़ों के दरमियान, वोल्टेज और करंट। अल्टरनेटिंग सोर्स में ये होता है कि इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। पहले एक साइड की पोलैरिटी पॉजिटिव रहती है, जिससे कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर अपोजिट साइड पे चार्ज होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और कैपेसिटर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर डीसी सोर्स के साथ कैपेसिटर लगाया जाए, ठीक है, तो उसमें जो साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो नेगेटिव साइड से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है वो नेगेटिव चार्ज। और इसकी वजह से इसमें जैसे ये चार्ज फुल हो जाता है तो ये बैटरी के करंट को रोक देता है और इसमें से करंट नहीं गुजरता, तो इसमें करंट ज़ीरो हो जाता है और इसको फुल होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है और अल्टरनेटिंग करंट को जाने देता है। यहाँ जो हमने वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। इसमें हमने वोल्टेज को लिया है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम। लेकिन हम यहाँ अब दूसरी जो चीज़ है करंट, वो देखना चाहते हैं। करंट देखने के लिए हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट करंट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पहले चार्ज फाइंड करेंगे। चार्ज Q इज इक्वल टू CV। V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा CV नॉट साइन ओमेगा टी, और CV नॉट की जगह मैक्सिमम चार्ज पुट कर देंगे Q नॉट। तो अब आप देखें कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका एंगल और V का एंगल सेम है, तो ये ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे कि V का बना है। तो इस ग्राफ को, इसके सिर्फ एम्पलीट्यूड में फ़र्क होगा, तो ये ग्राफ यूं बन जाएगा। यानी इसका 0 0 90 90 180 180 270 270 सब आमने सामने होंगे। लेकिन असल हमारा मकसद चार्ज और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना नहीं था। चार्ज को हम सिर्फ हेल्प के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इससे करंट फाइंड करना चाहते हैं। चार्ज से करंट कैसे फाइंड होगा? ये इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और हमने मैथ में एक चीज़ पढ़ी है जिसको स्लोप कहते हैं। स्लोप इक्वल होता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप इक्वल होता है उस ग्राफ की y वैल्यूज़ का डिफरेंस लें और x वैल्यूज़ के डिफरेंस पे डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे ये ग्राफ है कोई भी, इस पे हम 2 पॉइंट लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का y साइड पर डिफरेंस लें और x साइड पर भी डिफरेंस लें और इनको डिवाइड कर दें, तो उससे हमारे पास स्लोप आ जाएगा। तो अगर हम इस Q और T के दरमियान ये जो ग्राफ है, अगर इसका स्लोप निकालना चाहें तो ये होगा स्लोप इक्वल्स, इसकी जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो चार्ज है, तो हम डेल्टा y की जगह लिखेंगे डेल्टा Q, क्योंकि इस तरफ हमने चार्ज लिया हुआ है, और x वाली साइड पे लिखेंगे T। तो जब हम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें Q का डिफरेंस लेना पड़ता है और T का डिफरेंस लेना पड़ता है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे, ऊपर हमने पढ़ा है कि ये करंट के बराबर होता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो ये स्लोप करंट के बराबर आ जाएगा। तो हम चार्ज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है, अगर उससे आप करंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके स्लोप को देख लें, जितना स्लोप होगा उतना ही करंट होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर लाइन ऊपर जा रही हो तो उसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। जो लाइन हॉरिजेंटल हो, असल में स्लोप चढ़ाई को कहते हैं उर्दू में। तो अगर कोई लाइन ऊपर जा रही है, जितना ज़्यादा ऊपर एंगल बड़ा होगा उसका उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा। जितना एंगल कम होगा स्लोप की वैल्यू कम आएगी। अगर लाइन हॉरिजेंटल है तो उसका स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि ये लाइन, इसकी जो चढ़ाई है वो 0 है। इसी तरह अगर लाइन नीचे जा रही है तो इसका स्लोप होगा नेगेटिव। तो इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इस ग्राफ का मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्लोप निकालेंगे। तो जितना स्लोप होगा उतनी ही करंट होगा। तो हम निचला जो थर्ड ग्राफ बनाएंगे वो हम करंट का बनाएंगे, लेकिन करंट की वैल्यू स्लोप से निकालेंगे। तो इस ग्राफ में देखें, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही है, यानी इसका रुख बिल्कुल ऊपर की तरफ है इस जगह पर। तो इसलिए यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है। तो स्लोप मैक्सिमम का मतलब होगा कि करंट मैक्सिमम है। तो करंट मैक्सिमम के लिए हम वाई एक्सिस पे यहाँ निशान लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद हम यहाँ निशान लगा देते हैं। अब ये जो एंगल है ये कम हो गया है। उसके बाद अगर आगे निशान लगाएं तो यहाँ पे और भी कम हो गया एंगल। जितना एंगल कम होगा इसका उतना स्लोप डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो इसकी टॉप है, ये वाली जगह, इस जगह लाइन अप्रोक्सीमेटली हॉरिजेंटल हो जाती है कुछ देर के लिए। तो इसका मतलब यहाँ स्लोप 0 हो गया है। तो जब स्लोप 0 होगा तो मतलब करंट भी 0 होगा। तो यहाँ से ये पता चला कि करंट यहाँ मैक्सिमम है और कम होते होते इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। तो हम इसके सामने यहाँ पे 0 पे निशान लगा देंगे, यानी करंट डिक्रीज हो रहा है और इस तरह 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें, लाइन दोबारा आगे जो है नीचे जाना शुरू हो गई। नीचे जाने का मतलब है स्लोप नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि करंट भी नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसके आगे अगर हम और आगे जाएं तो लाइन की डायरेक्शन और भी नीचे चली गई। तो लाइन इस पॉइंट पर मैक्सिमम नीचे जा रही है ऐसे। तो इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम नेगेटिव होगा, तो करंट भी मैक्सिमम नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट के सामने हम यहाँ निशान लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि करंट नेगेटिव भी है और मैक्सिमम भी है। उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ पे लाइन का एंगल दोबारा कम होना शुरू हो गया, ठीक है, और यहाँ पर लाइन दोबारा हॉरिजेंटल हो गई है। तो जब लाइन हॉरिजेंटल होगी तो इसका मतलब दोबारा स्लोप 0 हो गया है। स्लोप 0 का मतलब करंट 0 हो गया है। तो इस पॉइंट पर करंट दोबारा 0 हो गया है, तो हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे। तो ये लाइन इस तरफ चली जाएगी। उसके बाद यहाँ देखें, इसका स्लोप दोबारा पॉजिटिव हो गया है। तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो करंट भी पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट के बाद हम करंट दोबारा लिखेंगे कि पॉजिटिव हो गया है और लाइन ऊपर जाएगी। और इस पॉइंट पर स्लोप दोबारा मैक्सिमम हो गया है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो इस तरह हमने ये करंट का ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम इसके आखिरी स्टेप में वोल्टेज और करंट के फेज वेक्टर ड्रा करेंगे। तो वोल्टेज का स्टार्टिंग एंगल है 0 और वेक्टर कितना लेंगे, जितना इसका एम्पलीट्यूड। तो हम इसके लिए इस तरफ लाइन लगाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ, और करंट का फेज वेक्टर ड्रा करने के लिए इसका जो स्टार्टिंग फेज एंगल है वो है 90 डिग्री या π/2 रेडियन। तो हम इसका एम्पलीट्यूड लेंगे जितनी इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है, और ये वेक्टर की लेंथ आ जाएगी
और एंगल इसका होगा 90 डिग्री। तो हम इस तरफ बनाएंगे करंट के ग्राफ को, ताकि इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, इस तरफ एक्स एक्सिस है उसके साथ इसका एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब इन दोनों फेजर से ये पता चला, क्योंकि इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना है, तो इससे ये पता चला कि करंट वोल्टेज से आगे है 90 डिग्री या π/2 रेडियन, अगर ये दोनों रोटेट हों। और वैसे ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज का एंगल करंट के एंगल से हर पॉइंट पर 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, 0 90, 90 180 एंड सो ऑन। तो हम लिखेंगे कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। ये इसका रिजल्ट है या कंक्लूजन है जो हम निकालना चाहते थे, या इसका उलट भी आप लिख सकते हैं कि वोल्टेज लैग करते हैं बाय 90 डिग्री आर π/2 रेडियन। इसके बाद इसके लास्ट में डेफिनेशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को जो रुकावट पेश करता है, या करंट जब कैपेसिटर से गुजरता है तो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने की वजह से अल्टरनेटिंग करंट को कुछ ना कुछ रुकावट फेस करनी पड़ती है। इस रुकावट को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी सिंपल वर्ड्स में ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, लेकिन हम इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्योंकि ये कुलियंस की वजह से नहीं है, बल्कि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से है, इसलिए इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने कैपेसिटर, इसकी पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर to alternating current is called its reactance या is called capacitive reactance। इसको दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, ओहम्स लॉ, वोल्टेज ओवर करंट। तो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट पे डिवाइड करेंगे, लेकिन इनकी आरएमएस वैल्यूज को। दूसरा फॉर्मूला है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होता है 1/ωc। ओमेगा सी जो है वो, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1/2πfc। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी जल्दी जल्दी चेंज होगा, उतना कैपेसिटर कम रुकावट पेश करेगा। जितना स्लो चेंज होगा करंट, उतना ज़्यादा रुकावट पेश करेगा। और इसके जो यूनिट्स हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसके यूनिट्स होते हैं ओहम्स। वोल्टेज और करंट की रेशो है, तो इसलिए इसके यूनिट्स होंगे ओहम्स। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसके जो यूनिट्स हैं और फार्मूला और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, ये एमसीक्यूज में आते हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी। लेकिन इससे पहले जो लॉन्ग है ये 5 मार्क्स का पेपर में आ जाता है।